अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जितनी भी पढ़ाई की है उसमें ये माना है कि आवेश बिंदु आवेश है, और उसके आधार पे हम लोगों ने बाकी सारी गणनाएं की हैं जिसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। अब जितनी भी पढ़ाई करेंगे उसमें आवेश बिंदु आवेश न होगा। अब क्या होगा, उसकी जगह पे या तो सतत वितरण हो सकता है या तो असतत वितरण हो सकता है। मतलब ये है कि अब बिंदु आवेश न हो करके एक वितरित आवेश होगा, क्योंकि आवेश तो केवल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि हम लोग केवल वितरित आवेश ही पढ़ सकते हैं। तो वितरित में दो तरह के होते हैं, एक सतत आवेश वितरण हो सकता है या तो असतत। सतत का मतलब है कि एक समान वितरण हो, और असतत का मतलब असमान वितरण हो। तो आप लोगों के सिलेबस में केवल सतत आवेश वितरण है, और जब सतत आवेश वितरण की पढ़ाई हम लोग करेंगे और इसके आधार पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आवेश को आवेश के रूप में रखना आसान नहीं होता है। जैसे कि मान लेंगे कि एक लाइन में आवेश वितरण है और उसके आसपास में कोई बिंदु है जिस पर कि कोई आवेश रखा है, उस पर हम लोगों को बल ज्ञात करना है। तो अब सतत आवेश वितरण है तो हर आवेश के कारण तो हम लोग आवेश तो गिन नहीं सकते हैं, और उसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत बल कैसे निकालेंगे, है ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि आवेश को आवेश न रख करके उसको हम लोग घनत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं सुविधा के लिए, है ना। तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो यही है कि आवेश घनत्व क्या होता है, ये जान लेते हैं। तो आगे की पढ़ाई करने के लिए हम लोगों को कुछ नई हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक दो हेडिंग पढ़ने के बाद हम लोग अगले टॉपिक पे पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ये सब जानें। तो पहला है आवेश घनत्व, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, ओके। वितरण के अनुसार आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है। जिसमें पहला है रेखीय आवेश घनत्व, इसको इंग्लिश में लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो ये क्या होता है, यदि कोई आवेश Q, यहाँ पे आवेश Q लिखा गया है, किसी L लंबाई के चालक अथवा अचालक पदार्थ पर एक समान रूप से वितरित हो। अब एक ही आवेश तो वितरित किया नहीं जा सकता, इसीलिए आपको पहले ही बताया जा चुका है क्वांटाइजेशन के बारे में, है ना, कि कोई भी आवेश रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब पूर्णांक गुणांक होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का, ठीक। तो इस आवेश को अगर हम लोग वितरित करना चाहें किसी चालक अथवा अचालक पे तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन है ना। और चालक और अचालक के बारे में भी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर भूल गया है तो फिर से एक बार पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो एक समान रूप से वितरित हों तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व अथवा आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं, और लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। Q क्या है, जो आवेश हम लोग वितरित किए हुए हैं। L क्या है, लंबाई है चालक की, क्योंकि हम लोग रेखीय आवेश घनत्व पढ़ रहे हैं तो ये एक रेखा में ही वितरित होगा, है ना। तो लंबाई से अगर भाग दे देंगे तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश पता चल जाएगा, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। और इसका मात्रक आप लोग निकाल सकते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम पर तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर, ओके। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि लैम्डा का विमीय सूत्र मिलेगा L⁻⁻⁰ TA, है ना। ये आप लोग निकालना जानते हैं अच्छे से, और मात्रक आपको पता चल ही गया। तो अगर Q का जो चिन्ह होगा अगर वो निगेटिव होगा तो लैम्डा भी निगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो वो भी पॉजिटिव होगा। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि आवेश चाहे जितने भी आवेश घनत्व आएंगे आगे, सारे के सारे अदिश होते हैं,
ओके, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग अगर दो वैल्यू पता रहेगी तो एक वैल्यू पता चल जाएगी। दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसे इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। पृष्ठ का मतलब आप लोग जानते ही हैं, क्षेत्रफल, मतलब किसी क्षेत्रफल में वितरित हो आवेश तो हम लोग वहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व निकालते हैं, है ना। तो क्या होता है, यदि क्षेत्रफल A के किसी आवेशित पृष्ठ पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित हो, एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग केवल एक समान वितरण ही पढ़ रहे हैं, है ना, वितरित हो, तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ओके, वहाँ पे क्या था कि पहले में क्या था कि लंबाई में वितरित था, यहाँ पे क्या है, एक क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित है ना। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि अगर आवेश Q है और एक क्षेत्रफल में वितरित है तो एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा बराबर Q/A। और इसका मात्रक भी हम लोग निकाल सकते हैं। Q का मात्रक हम लोगों को पहले से पता है कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, उम्मीद है यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होगा। और सिग्मा का विमीय सूत्र अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो L⁻⁻2T_A आएगा। ओके, और इसका भी चिन्ह हम लोग देख रहे हैं, सिग्मा का भी चिन्ह बदलता है। अगर आवेश ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक आएगा, धनात्मक है तो धनात्मक आएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी आवेश घनत्व हैं सारे के सारे अदिश राशियाँ हैं, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर इस फार्मूले में अगर दो वैल्यू पता रहेगी तो तीसरी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अगर एक आध सवाल मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, अब अगला और आखिरी आवेश घनत्व है जिसे कि आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यदि आवेश Q किसी पदार्थ के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को उस पदार्थ का आयतन आवेश घनत्व या आवेश का आयतन घनत्व या केवल आवेश घनत्व कहते हैं। अगर कहीं पर भी ऐसा केवल लिखा गया है कि आवेश घनत्व दिया गया है तो आप समझिएगा कि जनरली वहाँ पे आयतन आवेश घनत्व ही होता है। अगर लंबाई पे रहेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है, ठीक है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इस सिंबल को रो कहते हैं। आप लोगों को बनाना आता है, पहले ही बताया जा चुका है। अतः पदार्थ के किसी आयतन पर आयतन आवेश घनत्व हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आएगा रो बराबर Q/V, और इसका मात्रक भी हम लोग निकाल सकते हैं कूलाम्ब प्रति मीटर क्यूब, तो इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसका विमीय सूत्र होता है L⁻³ है ना। और इसका चिन्ह भी अगर आवेश धनात्मक है तो धन आएगा अथवा ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा। ओके, अब तक आप लोग एक बात तो समझ ही गए होंगे कि रेखीय आवेश घनत्व 1 डायमेंशनल के लिए है, पृष्ठ आवेश घनत्व 2 डायमेंशनल के लिए है, और आयतन आवेश घनत्व 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब 3 डायमेंशनल पृष्ठ है या 3 डायमेंशनल कोई वस्तु है उसके लिए है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत हम लोगों को थोड़ी देर में पड़ेगी। अब हमारा अगला टॉपिक ये है कि एक शब्द है फ्लक्स, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको पहले समझ लेते हैं ये क्या है, ठीक है। फ्लक्स, इंग्लिश में भी इसको फ्लक्स ही कहते हैं। किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली किसी सदिश क्षेत्र की काल्पनिक रेखाओं, विद्युत क्षेत्र को हम लोग काल्पनिक रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं बताया था कि आपको बाद में इसका महत्व पता चलेगा कि कितना फ़ायदा हो जाता है, तो आज यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा उसके बारे में। क्षेत्र की काल्पनिक रेखाओं की संख्या जिस पर होकर
जिस पर होकर कोई भौतिक राशि गुजरती है को उस सदिश क्षेत्र का फ्लक्स कहते हैं। तथा अभी आपको सब समझ में आएगा कि क्या है इसका मतलब। तथा किसी सदिश क्षेत्र का फ्लक्स फाई बराबर होता है Q डॉट S। ठीक है, ये एक अदिश राशि है। इससे आपको पता चल गया होगा कि अदिश गुणन का हमेशा अदिश गुणन अगर करेंगे तो जो राशि आएगी वो अदिश होती है। तो ये अदिश राशि हो गई यहाँ से, तो ये पता चल गया। जहाँ Q क्या है, जो सदिश क्षेत्र हम लोग अप्लाई किए हैं वही है सदिश क्षेत्र। जैसे हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रखेंगे, बाद में चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो वो भी रख सकते हैं, है ना। तथा S बराबर अनुप्रस्थ काट है। ओके, यदि अनुप्रस्थ काट नियत न होकर, नियत का मतलब है कांस्टेंट, एक स्थिरांक न होकर कोई चर हो, चर का मतलब होता है वेरिएबल जो बदल सकता है ना। चर हो तो फाई बराबर हम लोग लिखते हैं आसानी के लिए इंटीग्रेशन सरफेस Q डॉट ds। ये S बताता है कि हम लोगों ने पृष्ठीय समाकलन किया है, इसको सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को मैथ में पढ़ाया जाएगा, है ना। तथा किसी बंद पृष्ठ, ये तो खुले पृष्ठ के लिए हो गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स फाई बराबर, यहाँ पे नेट फ्लक्स है, इसको याद रखिएगा कि बंद पृष्ठ रहता है तो नेट फ्लक्स आता है, बाकी में केवल फ्लक्स। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल। देखिए अब बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पे एक गोला छोटा सा बना दिया जाता है, तो इसका मतलब ये बंद पृष्ठ का समाकलन है। ये एस रहेगा यहाँ पे, जो बता रहा है कि सरफेस इंटीग्रेशन है, मतलब पृष्ठीय समाकलन है। नहीं लिखेंगे तब भी लोगों को पता ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। Q डॉट ds, लेकिन इन दोनों को लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हो जाएगा गलत। ओके, तो ये तो हो गया सामान्य परिभाषा। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली किसी सदिश क्षेत्र की काल्पनिक रेखाओं की संख्या। अब समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने धारा रेखी प्रवाह में पढ़ा था कि अगर कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप है। अब यहाँ पे देखिए आपको अनुप्रस्थ काट का मतलब समझ में आएगा। इस लंबाई के अनुदिश में कोई भी द्रव प्रवाहित होगा, ठीक है, तो इस लंबाई के ठीक लंबवत जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट। समझ में आया? ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कोई भी द्रव इधर से इंटर कर रहा है और इधर की ओर बाहर निकल रहा है ना, तो हम लोग इसको धारा रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। आप लोगों को पहले से ही पता है। और धारा रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। हम लोग यहाँ पे 4 रेखाएं दिखा रहे हैं, लेकिन कितनी रेखाएं होती हैं ये तो पता है नहीं। तो उसको गिनने के लिए मैथमेटिक्स में एक फार्मूला दिया गया कि उसको हम लोग फ्लक्स कहेंगे, जितनी रेखाएं गुजर रही हैं, और फ्लक्स को हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और एक बात, यहाँ पे एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन नहीं है, मतलब अपनी मर्जी के मालिक हैं लोग, कि अनुप्रस्थ काट की दिशा क्या होगी, क्योंकि अनुप्रस्थ काट तो एक सदिश राशि है और क्षेत्रफल आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। लेकिन मैंने आपको क्लास में बताया है कि अनुप्रस्थ काट एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा क्या होगी। तो जनरली हम लोग जैसे यहाँ पे द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसकी दिशा में ही मान लेंगे
क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की दिशा है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र रहता है तो हम लोग मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही अनुप्रस्थ काट है, मतलब जो भी इफेक्ट हो रहा होता है उसी की दिशा में मान लेते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ओके, मान लेते हैं, न तो कोई कन्वेंशन है न ही कोई वो है। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ पे द्रव इधर से एंटर कर रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे एक सदिश जुड़ा हुआ है इसके साथ। क्या सदिश जुड़ा हुआ है, वेलोसिटी, वेग सदिश, है ना। इस वेग सदिश, देखिए अब यहाँ पे आते हैं परिभाषा में, गुजरने वाली किसी सदिश क्षेत्र की काल्पनिक रेखाओं की संख्या जिस पर होकर कोई भौतिक राशि गुजरती है। तो यहाँ पे वेग सदिश अगर मान लिया जाए कि इस काल्पनिक रेखाओं की संख्या की दिशा में वेग सदिश है, तो इस रेखा पर से क्या होकर गुजरेगा, द्रव्यमान, किसका, द्रव का, है ना। तो कोई भौतिक राशि गुजरती है, तो यहाँ पे द्रव्यमान गुजर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर फ्लक्स पता करना चाहें तो फाई बराबर भी डॉट एस करके हम लोग पता कर लेंगे। अगर वेरिएबल है तो ये इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का इस्तेमाल करेंगे, और उसके रास्ते में कोई एक अनुप्रस्थ काट आ जाएगा, है ना। तो कहा जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इस अनुप्रस्थ काट की दिशा आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मान लेते हैं बस खाली, तो इस दिशा में एस हो जाएगा, ये ई है, तो ई डॉट एस करके हम लोग निकाल लेंगे वैद्युत फ्लक्स। अब समझ में आ रहा होगा शायद, सारी बात क्लियर है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। फाई बराबर ई डॉट एस लिख सकते हैं। ये किसी एंगल पर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लंबाई के लंबवत कोई क्षेत्रफल है, अब लंबवत न होकर के ऐसे कोई तिरछा सा क्षेत्रफल हो तब, तो ये क्षेत्रफल सदिश तो हमेशा इसी अनुप्रस्थ काट के लंबवत दिशा में होता है। तो अब देखेंगे तो इस वेग सदिश से कुछ कोण बना रहा है ना। तो यहाँ पे भी डॉट एस को लिखते क्या है, भी एस कास थीटा, तो थीटा का मान जो भी रहेगा वहाँ पे रख देंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, है। और एक बात कि अगर हम लोग क्या, अगर हम लोग ये देखें कि परिभाषा में लिखा नहीं, अभी हम बताया कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है, लंबवत क्षेत्रफल होता है। लंबवत क्षेत्रफल का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कोण जो है 90 अंश है। देखिए ये लंबवत क्षेत्रफल है, तो इसका जो सदिश है, सॉरी अनुप्रस्थ काट है, उसका वेक्टर जो है ठीक उसी की दिशा में, किसे, वेक्टर फील्ड की दिशा में, ये जो वेग सदिश है उसकी दिशा में ही आ रहा है, यानी कि लंबवत है तब उसकी दिशा में आ रहा है, यानी कि भी यस कास थीटा लिखेंगे तो वहाँ पे थीटा 0 आएगा, है ना। तो ये कंफ्यूज मत करिएगा कि अनुप्रस्थ काट है इसका मतलब थीटा 90 अंश होना चाहिए, तुरंत गलत हो जाएगा। क्या होगा, अनुप्रस्थ काट है इसका मतलब थीटा 0 होगा। ओके, समझ में आ गया ना, क्योंकि अनुप्रस्थ काट के ठीक लंबवत दिशा में होता है क्या, क्षेत्रफल सदिश। ओके, लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बात और जोड़ लीजिएगा, फ्लक्स एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, और इसके बारे में आप लोगों को तो पूरा अच्छे से अंदाज़ा लग चुका है, तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या होता है, जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा वही फिर से लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज। किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र, अब हमको यहाँ पे पता है ना कि कौन सा सदिश क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत या वैद्युत दोनों एक ही है, वैद्युत
फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं तथा वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इसको देखिए, अब हम यहाँ पे जितना भी कंसीडर करेंगे अनुप्रस्थ काट, वो हमेशा हम लोग वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल मानेंगे तो इसको भी हम लोग डी फाई लिखेंगे, क्योंकि अनुप्रस्थ काट अगर छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी कम होगा, है ना। और तथा टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो फाई बराबर वो होगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ओके, यदि कोई बंद पृष्ठ हो तो फाई बराबर आपको पहले से ही पता है ई डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रल होगा यहाँ पे। ओके, यह एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक तो आपको पता चल ही गया होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, तथा विमीय सूत्र m l पावर 3 t पावर -3 a पावर -1 होता है। ओके, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि हम लोग यहाँ पे बंद पृष्ठ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले एक कन्वेंशन है जो मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ कि वो बंद पृष्ठ है गोलाकार, है ना, तो हम लोग इसका एरिया वेक्टर कहाँ लेंगे, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किस दिशा में दर्शाएंगे, इसमें भी अंदर या बाहर रहेगा, दोनों दिखाते हैं। ये एक खुला सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस खुला है, ये बंद है ना। तो इसका तो हम लोग देखते हैं, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की दिशा हो सकती है या तो इधर या तो नीचे, दोनों हो सकता है ना। एस या तो ये हो सकता है या तो ये, लेकिन क्या इस दशा में भी ऐसा है? नहीं। तो इसमें अनुप्रस्थ का जो बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा बंद पृष्ठ के सेंटर से बाहर की ओर दर्शाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बंद पृष्ठ के सेंटर से बाहर की ओर दर्शाएंगे, और वो हमेशा आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की दिशा है, तो इसका मतलब ये पृष्ठ से हमेशा 90 अंश पे होना चाहिए। ओके, याद रहेगा, ये एक कन्वेंशन है, परिपाटी इसको कहते हैं, लिख देते हैं कन्वेंशन परिपाटी, यानी कि मान लिया गया है कि हमेशा इसी दिशा में लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तो इधर की तरफ होगी, यहाँ पे अगर -q चार्ज है तो ये बताएगा ई की दिशा, लेकिन हमेशा सरफेस वेक्टर जो है बाहर की तरफ ही लेना है, और वो पृष्ठ के ठीक लंबवत लेना है, ये मानक है, ठीक है। परिपाटी क्या है? बंद पृष्ठ के लिए वेक्टर s हमेशा केंद्र से बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, लंबवत होता है। ओके, इतनी बात उम्मीद है समझ में आई होगी। ये पूरी बात हो गई है वैद्युत फ्लक्स के बारे में। अब हम लोग इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं आवेश घनत्व के बारे में आज की क्लास में, और फ्लक्स के बारे में आज की क्लास में पढ़े हैं, है ना। लेकिन अभी भी हम लोग जो कि आवेश बिंदु आवेश नहीं है, उसके कारण जो विद्युत
क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको निकालने की स्थिति में अभी भी नहीं पहुँचे हैं। तो इसके लिए विद्युत फ्लक्स का इस्तेमाल करके एक साइंटिस्ट थे, गास, यहाँ पे लिखता हूँ गास, इन्होंने एक नियम दिया है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे बिंदु आवेश को छोड़कर सभी आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं गास ला। हिंदी में इसको कहते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है गाउस ला, किसी किसी किताब में गास ला ही मिलेगा। तो दोनों सही है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि उनका नाम एक्चुअल में क्या था। तो गाउस नियम या फिर गास नियम दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नियम क्या था? बहुत आसान सा नियम है। उन्होंने बताया कि निर्वात में उपस्थित, निर्वात में, ध्यान रखिएगा, निर्वात में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश, ध्यान रखिएगा, नेट आवेश का मतलब है यहाँ पे हमको धनात्मक और ऋणात्मक सबको जोड़ के देखना है ना। नेट आवेश तो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इसको तो आपको पता ही है, सिग्मा क्यू का मतलब होता है सम्मेशन, मतलब जोड़ना है सभी आवेशों को, है ना। नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यही उनका नियम था। तो अर्थात इसको तो आप लोग जान ही गए हैं कि E.ds ये फ्लक्स है गुजरने वाला। उन्होंने बताया कि ये फ्लक्स किसके बराबर है? कुल आवेश, नेट आवेश बटा के ε0। कब? जब ये निर्वात में रखा गया है तब। अगर ये निर्वात न हो तब क्या होगा? यदि निर्वात की जगह कोई माध्यम हो तो E.ds आपको पहले ही बताया गया है कि माध्यम होने पे यहाँ पे एक नियतांक आएगा A ε0 हो तो सिग्मा क्यू बटा A ε0, है ना। बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा क्यू बटा एप्साइलन, जहाँ A बराबर माध्यम का परावैद्युतांक तथा एप्साइलन बराबर माध्यम की विद्युतशीलता, एक ही में, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ये माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक है, परावैद्युतांक है। इसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। एक्चुअल में ये प्रूफ है नहीं, फिर भी काम चलाऊँ है। यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति। क्या है? हम लोग मान लेते हैं कि एक गोलाकार पृष्ठ है, माना एक गोलाकार पृष्ठ
जिसमें जिसमें नेट आवेश Q है, निर्वात में रखा है। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं। एक गोलाकार पृष्ठ हो गया, इसमें कोई आवेश रखा है Q, नेट आवेश है, ध्यान रखिएगा। नेट आवेश मतलब कई सारे थे, लेकिन जोड़ने के बाद जो मिला है हम केवल उससे मतलब रख रहे हैं, बाकी से नहीं। ओके, और हम अगर मान लेते हैं कि एक सूक्ष्म क्षेत्रफल या फिर कहें सूक्ष्म अनुप्रस्थ काट यहाँ पे है, जो कि ds है, तो ds की दिशा तो आपको पता है कि एकदम ठीक केंद्र से दूर की तरफ और पृष्ठ के ठीक लंबवत होगा, है ना। ds इधर की तरफ है, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इसी दिशा में होगा, E, है ना। तो हम लोग निकाल सकते हैं विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अतः पृष्ठ से संबंधित को हटाते हैं, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा E.ds। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, E का मान अगर रख दिया जाए तो हो जाएगा, देखिए एक बात और, E और ds यहाँ पे केंद्र पे Q हम लोग रख दिए हैं, तो एक ही दिशा में होंगे। दिशा का मतलब cos थीटा हो जाएगा 1, है ना। cos थीटा जब 1 हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E.ds, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर E का मान रख देते हैं। E का मान होगा Q/4πε0, और अगर इसकी त्रिज्या हम लोग मान लें कि R है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे R², जहाँ R बराबर गोले की त्रिज्या। याद रखिएगा ये वृत्त नहीं है, गोला है, गोला 3 डायमेंशनल होता है। और ds, अब हम लोग जानते हैं, आप लोग पहले से ही, कि देखिए ये इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ये ds के सापेक्ष में हो रहा है ना। तो यहाँ पे s कहीं है नहीं, यानी कि ये सब नियतांक होंगे, तो इनको हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो ये बराबर आएगा Q/4πε0r², पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ये हो गया। ओके, अब ds यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि ds इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर होगा s, आपको पहले से पता है s क्या है, इस गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो गोले का क्षेत्रफल तो आपको पहले से ही पता है कितना होता है, 4πr², है ना। अतः फाई को न लिख करके जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं, E.ds बराबर होगा Q/4πε0r² इंटू 4πr²। 4πr² से 4πr² कट जाएगा, क्या आएगा, Q/ε0। और यही है गास का नियम, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रूफ नहीं है, ये केवल काम चलाऊं है आपको बताने के लिए। तो ये हो गया, यही प्रूफ आप लोगों को पढ़ना नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, है ना, आपकी किताब में भी नहीं है। यही गाउस का नियम है, गाउस का नियम है। ओके, तो अब ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, जिसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहा गया है कि समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो ज्ञात करना है आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी और प्रत्येक आवेश का परिमाण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने गास लॉ तक पढ़ाई कर ली है, और गास लॉ तक पढ़ने के बाद हम लोग अब तैयार हो चुके हैं कि जो आवेश बिंदु आवेश नहीं है उनके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल
ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब काम हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप लोगों को जितना भी पढ़ाई अभी तक पढ़ाया गया है उसको आप लोग दोहरा के रखिएगा, क्योंकि जितने भी आप लोगों ने नियम और जितने भी फार्मूले पढ़े हैं अब उनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और ये आखिरी टॉपिक होगा, कल का क्लास इस चैप्टर के लिए आखिरी टॉपिक होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं ग्रुप में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी करिए, आप लोग लग रहा है घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि इस बार आप लोग 12th क्लास में हैं और अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल हो सकती है। ठीक है, ओके।